आईसीएमआर के दिल्ली, पुणे और बेलगावी के विविध प्रकल्प के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, हमारी बहन डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, डॉक्टर राजीव बहल जी, सभी उपस्थित आईसीएमआर परिवार के सदस्यगण, पत्रकार और मीडिया के बंधु, आज हमने कई प्रकल्प का शिलान्यास और लोकार्पण करा। उसमें खास करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बेलगावी, फाउंडेशन स्टोन लाइंग किया है, BSL-3 लेबोरेटरी पुणे, और यहाँ एक साथ में 5 प्रकल्प थे। 1 टेस्टिंग रिसर्च लेबोरेटरी, ऑडिटोरियम, इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस और कॉन्फ्रेंस हॉल। ये सब सुविधा आईसीएमआर को सशक्त करेगी, आगे बढ़ाएगी, रिसर्च और इनोवेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को उसका फायदा होगा। दोस्तों, कोई भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, सर्वाइव करना है, तो ये राष्ट्र में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके साथ जय विज्ञान और जय अनुसंधान को मोदी जी ने जोड़ा। जब जय अनुसंधान की बात होती है, तब जिस देश में एक टीचर, शिक्षक, और दूसरा साइंटिस्ट, रिसर्चर, ये दोनों का सम्मान होता है, ये देश को आगे बढ़ते हुए कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने 2 परंपरा चालू करी है। देश में टीचर का सम्मान हो, एजुकेशन पर भार दिया जाए, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए लोगों को का सम्मान किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए, ताकि वो हमारी नई जनरेशन को तैयार करे, उत्तम शिक्षा के द्वारा उत्तम समाज का निर्माण करे। और दूसरा, देश के साइंटिस्ट जय अनुसंधान के द्वारा हमारे देश में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता दी जाए। रिसर्च और इनोवेशन के साथ जुड़े हुए सभी लोग को सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो। कोई स्टूडेंट है, उसको कोई रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है, तो पिछले 6 महीने पहले हमने फार्मा सेक्टर में एक रिसर्च और इनोवेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया। कोई युवा, कोई स्टूडेंट केवल रिसर्च की थीसिस तैयार करे, एक पेपर तैयार करे, वो आगे की बात, आगे कितना होगा नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना काम करने के लिए भी उसको 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने के लिए उसमें हमने सुनिश्चित किया। आपने कोई कंसेप्ट पेपर बनाया हो, रिसर्च पेपर बनाया हो, उसको 1, 2, 3, 4 स्टेज तक कोई आगे बढ़ाए और एक रिसर्च को मटेरियलिस्ट की स्थिति में ले आए, तो उसको भी आर्थिक सहयोग देने के लिए सुनिश्चित किया। वहां से 4 से 9 स्टेज पर उसको आगे बढ़ा के कॉमर्शियल स्थिति में लेके आने के लिए जो कोई कंपनी के रूप में काम करेगा, तो भी उसको 100 करोड़ रुपए तक की मदद करने के लिए भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। हमें सर्वाइव होना है, हमें आगे बढ़ना है। और वर्तमान समय में
देश की भूमिका बदल गई है। पोस्ट कोविड दुनिया ने जिस तरह से हिंदुस्तान को देखना चाहा, अब हमारे इंस्टीट्यूट या तो देश में चल रहे सभी रिसर्च और इनोवेशन के लिए उसके साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ जुड़े हुए इंस्टीट्यूट, उसकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया आपको नया एंगल से, नई दृष्टि से देखने लगी है। ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस इंडिया ने जो अपनी भूमिका अदा की, दोस्तों खास करके हेल्थ सेक्टर हमारे लिए एक अलग सेक्टर है। हमारा एथोस ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी दुनिया को परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ कोई रिसर्च होता है, कोई इनोवेशन होता है, नहीं केवल हमारी भलाई के लिए, नहीं केवल कॉमर्स के लिए, लेकिन विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी होता है। विश्व के कल्याण के साथ जोड़ के हमने आज तक सदियों से हमारी भूमिका को सुनिश्चित करा है। कोविड के दरमियान दुनिया के पास नहीं मेडिसिन थी, नहीं वैक्सीन थी। ऐसी स्थिति में हमारा एथोस ने हमें प्रेरणा दी थी कि हमें ऐसी स्थिति में दुनिया को मददरूप होना चाहिए, दुनिया को मदद करनी चाहिए। हमारे यहाँ हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है, ये देश में हेल्थ एक सेवा है। यही हमारा संस्कार है और हमारा संस्कार ने हमें प्रेरणा दी। उस वक्त हमने चाहा होता तो हम मेडिसिन की प्राइस बढ़ा सकते थे, क्योंकि दुनिया मजबूर थी, उसको लेना ही लेना था। लेकिन 150 देश में हमने मेडिसिन सप्लाई करी, हमने प्राइस नहीं बढ़ाई। 100 कंट्री में हमने वैक्सीन पहुंचाई। दुनिया $15-16 में वैक्सीन बेचती थी, हमने $3-4 में वैक्सीन उपलब्ध कराई। जब इंडिया हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन करता है तो उसका लाभ केवल भारत को नहीं, उसका लाभ सारी दुनिया को होता है। और इसलिए आज दुनिया की स्थिति ऐसी है, उसका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया है, उसका इंपोर्ट का बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया है, उसका इलाज का, ट्रीटमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया है। हम दुनिया के लिए प्राथमिकता इसलिए है, दुनिया ने मान लिया है कि इंडिया एक ऐसा दोस्त है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सभी स्थिति में अपनी दोस्ती को निभाता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को परिपूर्ण करता है। और जब दुनिया ने हमारे लिए इस दृष्टि से देखा है, हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने अमृत काल का विजन दिया है। हमने अमृत महोत्सव मनाया। आज़ादी का 75 साल के बाद 75 साल में हम कहाँ पहुँचे, उसका डिटेल डिबेट और डिस्कशन हुआ। और 25 साल यानी कि देश 2047 देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमारा देश विकसित भारत होना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। जब विकसित भारत के स्वप्न को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, 25 साल का विजन हमारे पास तैयार है। 25 साल में हमें हमारा रिसर्च को कहाँ ले जाना है, 25 साल में हमें हमारा इनोवेशन को कहाँ ले जाना है, हमें हमारा रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ के विश्व के कल्याण में सहयोगी होना है। हम जब हेल्थ सेक्टर में रिसर्च करते हैं तब हम विश्व को मदद करते हैं। हमारे यहाँ हुआ रिसर्च, हमारे यहाँ हुआ इनोवेशन दोस्तों मानव कल्याण के लिए सहयोगी होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, कई डिसीज ऐसा था जो इंडिया में ज़्यादातर होता था, कई डिसीज ऐसा है जो इंडिया में ही होता है। तो दुनिया वाले उसके ऊपर रिसर्च क्यों करें, और जो करे तो भी उसका एंगल कॉमर्स होगा। और मैंने देखा है हमारे देश में 210 डिस्ट्रिक्ट सिकल सेल ग्रस्त डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल डिसीज आम डिसीज के रूप में वहाँ पर स्प्रेड हुआ है। क्या ये डिसीज के सामने हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? जापान, इटली जैसे देश ने सिकल सेल के सामने लड़ाई लड़के सिकल सेल को नाबूद कर दिया,
लेकिन हमारे देश में उसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए एक चैलेंज है। हमने चैलेंज को स्वीकार करा है और हमने कहा है सिकल सेल के सामने हमें असरकारक इलाज भी ढूंढना है। अच्छी तरह से सारे देश में सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन के तहत अभी स्क्रीनिंग चल रहा है। स्क्रीनिंग हो जाए उसको 3 टाइप का कार्ड दिया जाता है। एक कार्ड सिकल सेल ग्रस्त, उसका एक कलर कोड है। दूसरा कार्ड जब टेस्ट में स्क्रीनिंग में आया कि वो सिकल सेल कैरियर है तो उसको दूसरी टाइप का कार्ड। तीसरा सिकल सेल मुक्त है तो उसको तीसरी तरफ का कार्ड। एक कार्ड जिसके पास हो, एक कार्ड जब सिकल सेल ग्रस्त लोग युवक युवती को शादी करना है तो कार्ड को मैप कर लेंगे कि बोथ आर सिकल सेल ग्रस्त है, तो वो शादी करना उसके लिए मना है क्योंकि उसके बच्चे सिकल सेल ग्रस्त होने की संभावना है। कोई सिकल सेल कैरियर है और सिकल सेल ग्रस्त है तो उसके बच्चे भी सिकल सेल होने की संभावना है। तो किसको शादी करनी चाहिए, किसको शादी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए एक कार्ड के द्वारा उसको पता चलेगा। लेकिन जिसको सिकल सेल है उसका इलाज कैसे करें? इलाज बहुत महंगा है। एक सस्पेंशन के रूप में बच्चों के लिए 10-12 साल के बच्चों के लिए भारतीय बहन शायद सस्पेंशन आता है, लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन आती है, तो वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी हमें क्योंकि हमारे देश में नहीं बनती थी। उसकी कीमत थी 1 साल के लिए 80 से 90 लाख। कौन खर्च बियर कर पाएगा? मैंने एक टास्क फोर्स बनाया मिनिस्ट्री में। मैंने कहा कि ऐसे जितने रेयर डिसीज है जो हमें 80-90 लाख में 1 साल का कोर्स देते होंगे तो दुनिया को यही प्राइस में देते होंगे, तो उसमें गरीब बच्चे तो इलाज ही नहीं करवा पाते। सभी लोगों को हेल्थ एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होनी चाहिए। उसमें क्या हमारा साइंटिस्ट, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन हमें सपोर्ट कर सकता है क्या? मैंने एक टीम को काम पे लगाया। मुझे बताते हुए खुशी है हाइड्रोक्सी यूरिया सस्पेंशन में इंडिया में बनाना चालू कर दिया इस साल में। ये इंडिया में बना, उसकी विशेष बात यह है कि वो 80-90 लाख में 1 साल का कोर्स आता था, वो 80-90 हज़ार में एक कोर्स यहाँ उपलब्ध होगा। ये रिसर्च हमें तो काम में आएगा, लेकिन ये रिसर्च हमारे यहाँ हो गया, हमने मेडिसिन बना लिया, तो हम दुनिया को भी सस्ते में ही देंगे, अफोर्डेबल प्राइस में ही देंगे। तो दुनिया का कल्याण करने में हमारी भूमिका बनी कि नहीं बनी? हमारी भूमिका सुनिश्चित होती है। ऐसे कई रेयर डिसीज, 15 रेयर डिसीज में से 6 से 7 रेयर डिसीज की मेडिसिन हिंदुस्तान के हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स ने बना लिया, हमारी कंपनियों ने बना लिया। हमारे सामने जो चैलेंज है, और भी रेयर डिसीज हमारे देश में है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी 10 करोड़ रुपया का एक डोज मिलता है, 10 करोड़ 12 करोड़। और जिसके बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रोफी ग्रस्त है, उसके माता पिता गरीब परिवार होगा या मिडिल क्लास होगा, उसका माता पिता अपने बच्चे को बचाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? उसके पास नहीं होता है लैंड, हो कैसे बेचे? उसके पास नहीं होता है पैसा, हो कैसे इलाज कराए? न्यूज़पेपर में कई बार एडवर्टाइजमेंट या तो न्यूज छपती है, क्राउड फंडिंग हो रहा है उसके लिए। उन्होंने एक जनता के बीच में बात रखी है कि मैं मेरे बच्चे को बचाना चाहता हूँ, कृपया करके आप हमें आर्थिक सहयोग करिए। ये देश में हेल्थ सेवा है, इसलिए क्राउड फंडिंग भी हो जाता है। कई बार कोई एनजीओ, कई बार कोई इंस्टीट्यूट, कई बार कोई कंपनी, कई बार कोई महाजन आगे आ जाते हैं और उसको मदद कर देता है। कई लोगों को मदद मिल जाती है, कई लोगों को मदद नहीं मिलती है। क्या ऐसी मेडिसिन हम हमारे देश में नहीं बना सकते? दोस्तों, मैं मेरे साइंटिस्ट को आह्वान करना चाहता हूँ, जिस दिन उसकी मेडिसिन हमारे देश में बन जाएगी ना, तब दुनिया में उसका 10 करोड़ है ना प्राइस, वो 10 लाख हो जाएगी। आज हेल्थ सेक्टर में हम फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बना है? हील इन इंडिया के द्वारा सारी दुनिया अपना इलाज इंडिया में कराना चाहती है। हमारा एनआरआई है ना, दुनिया की कोई भी कंट्री में हो, कोई बड़ा ऑपरेशन कराना है तो वहाँ वेटिंग में खड़े नहीं रहते, वो इंडिया आ जाता है, यहाँ इलाज करा के वापस जाता है। क्योंकि यहाँ
एफोर्डेबल हेल्थ केयर है। यहाँ श्रद्धा के साथ बहुत केयर लेके उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। एफोर्डेबल है, सस्ता है। हमारे यहाँ हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करे, इनोवेशन करे, उसके लिए आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। वन हेल्थ की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने के लिए मैं 6-7 महीने पहले हैदराबाद गया था, और हैदराबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वर्ल्ड क्लास, अभी हम सेकंड क्लास की कोई व्यवस्था करते ही नहीं है, यहाँ वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी होती है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में जो होता है वही वर्ल्ड क्लास है या तो दुनिया में ही होता है वही बेस्ट है। जी नहीं, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैंने सारी दुनिया के साथ बहुत मीटिंग की है, बहुत बात की है। उसमें से ही मैंने बहल साहब को ढूंढा था कि आइए आप, वो WHO में बैठे थे। मैं जिनेवा गया, वो मुझे मिले, मैंने कहा आपकी ज़रूरत देश को है, आप इंडिया में आइए। मैं जब दुनिया के साथ बात करता था तब मुझे पता चला कि हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। यहाँ ब्रेन भी है, यहाँ मैन पावर भी है। आज विश्व की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो आपको इंडियन मिलेंगे। ये हमारी स्ट्रेंथ है। सवाल इतना ही है उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना, उसके पर विश्वास करना, उसके लिए इकोसिस्टम बनाना। हमने कोविड की वैक्सीन के लिए यही किया। यही इतिहास था कि ऐसे कोई भी डिसीज होते हैं, उसका वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होने के बाद 5 साल, 6 साल, 8 साल में हिंदुस्तान में आता था। हम दुनिया के भरोसे पे रहे होते तो हमारी हालत क्या होती? दुनिया के भरोसे पे रहे होते तो हमारी हालत क्या होती? लेकिन एक सशक्त नेतृत्व, विजनरी नेतृत्व ने हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी को, ICMR को प्रोत्साहित करा, हमारे इंस्टीट्यूट को प्रोत्साहित करा, हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करा। और मोदी जी ने कहा कि क्या वैक्सीन का रिसर्च हम देश में नहीं कर सकते हैं? मैं मीटिंग में था उस वक्त, कई टाइम के लिए तो कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में कहा हाँ साहब हम कर सकते हैं। और तब मोदी जी ने कहा था कि आप रिसर्च के काम में लगो, निष्फलता मेरी, सफलता आपकी। संसाधन में कोई कमी नहीं रहेगी, संसाधन में कोई कमी नहीं रहेगी, आप रिसर्च करिए। और दोस्तों, दुनिया चकित हो गई। इंडिया ने 1 नहीं 5 वैक्सीन डेवलप कर दिया, और ये भी बेस्ट क्वालिटी का वैक्सीन, कोवैक्सीन सबसे पहले इंडिया ने बना दिया। दुनिया का में पहला वैक्सीन का डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था। इंडियन रिसर्च, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का पहला डोज 16 जनवरी 2021 यानी कि 1 महीने के बाद इंडियन रिसर्च, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ डोज इंडिया में लग गया। दोस्तों, इंडिया की स्ट्रेंथ है। आज आप स्टार्टअप और स्टैंड अप को देखिए, लाखों की संख्या में हमारे यूथ स्टार्टअप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और हमारी रिसर्च की एक खासियत है, दुनिया में रिसर्च होता है, स्टार्टअप होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन बहुत कम खर्च में लेकिन बहुत उपयोगी रिसर्च और इनोवेशन हमारे यूथ कर सकते हैं, हमारे युवा साइंटिस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें 4 विषय पर न्यू इंडिया के लिए न्यू थॉट चाहिए, न्यू इनोवेशन चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। न्यू थॉट, नई थॉट के साथ आगे बढ़ना है। पुरानी थॉट दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जो हमारे नए साइंटिस्ट आए हैं, जो यूथ है, नया नया रिसर्च में है, उसका सोचने का माइंडसेट अलग है। जिन्होंने 20 साल 25 साल से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उन्होंने यही देखा है तो बेचारा की सोच इस टाइप की होगी। दोनों का समन्वय करना है। एक के पास एक्सपीरियंस है, दूसरे के पास जज्बा है, कुछ करके दिखाना है। और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो
इंस्टॉल कर दे जज्बे वाले यूथ में, दोस्तों आउटपुट की गति बढ़ जाएगी, हम बेस्ट रिसर्च और इनोवेशन कर पाएंगे। हमें थॉट बदलना है, हमें सतत, दोस्तों इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम डायनासोर से लेके आज तक का इतिहास को देखें, जो परिस्थिति के साथ अनुकूलन नहीं साध सकते हैं उसको सृष्टि में खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या हमें मोदी जी का स्वप्न को सिद्ध करके डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें इनोवेशन पर भार देना होगा। हमारे इनोवेशन पर दुनिया पीछे चल पड़े, वो रास्ता हमें दिखाना होगा। दुनिया चाहती है आज ग्लोबल साउथ, सारा पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कैरेबियन कंट्रीज, दोस्तों एफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, सस्ती मेडिसिन चाहते हैं, सस्ती वैक्सीन चाहते हैं, सस्ता उपचार चाहते हैं, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग आज इंडिया के प्रति बहुत श्रद्धा से देख रहे हैं, बहुत विश्वास से देख रहे हैं। उसका दो विश्वास है, इंडिया हमें मदद कर सकता है, दूसरा उसका इस विश्वास है दुनिया हमें एफोर्डेबिलिटी की हमारी स्थिति को पूरी कर सकता है, इंडिया मदद कर सकता है। मोदी जी ने कर दिया, और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आज ज़्यादातर इंडिया के पास आ गई है। आज कोई ग्लोबल साउथ कंट्री के कंट्री हेड इंडिया में आते हैं, कई बार कंट्री हेड से मेरी मीटिंग होती है, उनके हेल्थ मिनिस्टर से मेरी मीटिंग होती है। दोस्तों में पूछ रहे हैं कि आप ये वैक्सीन कब ला रहे हो, आप ये मेडिसिन कब ला रहे हो। आज दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी को भी इंडिया में इन्वेस्ट करना है, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ बनाना है, क्योंकि इंडिया के पास यूथ है, इंडिया के पास आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाली न्यू जनरेशन है। आज इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है दोस्तों, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम इनोवेटिव आइडिया को लेके आगे आए। दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में जिस तरह से इंडिया की गति बढ़ी है, कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई कहते थे कि डेवलप्ड कंट्री एक दिन में 25 किलोमीटर रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है। मैं एक बार एक इंटरनेशनल सेमिनार में गया था, तो ये उल्लेख आया, तो मैंने कहा कि इंडिया पर डे 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है। तो उसको आश्चर्य होता था कि कैसे हो सकता है। नॉट ओनली फॉर रिसर्च स्किल बट वी हैव मैनेजमेंट स्किल ऑल्सो। मैं G20 हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग में गया था, उस वक्त कोविड चल रहा था, ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा था और वैक्सीनेशन भी चल रहा था। तो यही कोविड की ही बात चल रही थी, तो प्रेजेंटेशन आ रहा था। एक कंट्री खड़ा हुआ, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि हमने हमारे देश में 6 महीने में 70% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया, लेकिन एक कंट्री का पॉपुलेशन था 80 lakhs ओनली। दूसरा कंट्री ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमने 7 महीने में हमारी कंट्री में 60% लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया, उसका पॉपुलेशन था 125 लाख, यानी कि 1.25 करोड़। बाद में मैं खड़ा हुआ, मैंने प्रेजेंटेशन दिया। मैंने कहा कि आप दोनों लोगों ने, और एक तीसरी कंट्री आ गई थी, मैंने कहा कि आप 3 लोगों ने कुल मिला के 6 महीने में, एवरेज 6 महीने में वैक्सीनेशन किया है। इतना तो 25 मिलियन डोज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन में एक दिन में हमने एडमिनिस्टर कर दी। तो उसको यकीन नहीं हो रहा था और बाहर आके मुझे पूछ रहा था कि कैसे हो सकता है 25 मिलियन। मैंने कहा यस 25 मिलियन, 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर करना। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया। मैंने कहा हमारे यहाँ 1.5 लाख सेशन 9 महीने तक कंटिन्यूस लगा। जब आप सेशन लगा देते हैं वैक्सीन का,
वैक्सीनेशन का इट्स नॉट इनफ, बट सेशन लगाएंगे तब आपको एक सेशन पर, एक स्थान पर 7 लोग चाहिए, यानी कि वैक्सीनेटर चाहिए। कोई जगह पे आप लोगों ने ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस ऐसा नहीं देखा होगा कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर गए लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे इसलिए हमारा वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आपने ऐसा भी नहीं सुना होगा हम गए लेकिन वैक्सीन नहीं थे, वैक्सीन थे, वैक्सीनेटर थे, लेकिन सिरिंज चाहिए, सिरिंज नहीं थी, कभी नहीं न्यूज में आया। सिरिंज भी मिली, सिरिंज है, वैक्सीनेटर है, वैक्सीन है, लेकिन निडल नहीं थी इसलिए वैक्सीनेशन रुका, कभी नहीं हुआ। बेस्ट मैनेजमेंट भी हिंदुस्तान कर सकता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ ऑल्सो साइंस, ये भी एक साइंस है और दुनिया के लिए क्राइसिस में बहुत बड़ा लेसन है जो अपने स्वयं को डेवलप्ड कंट्री के रूप में उसको भी अपनी स्थिति को समझने का अवसर मिला, लेकिन हमें हमारी शक्ति को परखने का अवसर मिला। हम हमारी शारीरिक शक्ति को परख पाए कि हम कर सकते हैं। दोस्तों, कोविड के पहले और ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट वेव्स के दरमियान दुनिया के साथ मेरी मीटिंग होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती थी, WHO के साथ मीटिंग होती थी, तो दुनिया क्वेश्चंस करती थी कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में जो फिगर आएगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा। और लास्ट में दोस्तों, लास्ट जनवरी 2023 में मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गया था, भारत का डेलीगेशन को लेके। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौराया है, ऐसा चौतरा है, ऐसा स्थान है, वहाँ जनवरी महीने में एक सप्ताह के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मिलता है। दुनिया के सभी कंट्री के पॉलिटिकल डेलीगेशन होते हैं, दुनिया के सभी कंट्री के इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी और दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ होती है, वहाँ रिसर्च की कई टीम होती है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ जो बात होती है वो दुनिया में परसेप्शन बनाती है। उस वक्त इंडिया की वाह वाह हो रही थी कोविड मैनेजमेंट के लिए और बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है। कई कंट्री इकट्ठी हो तब एक बिल गेट्स हो, तो मेरी मीटिंग उसके साथ तय हुई। पहले तो हम ही सबकी मीटिंग मांगते थे, लेकिन 10 साल में चित्र बदला है, लोग हमारी मीटिंग मांगते हैं। तो बिल गेट्स और मेरी मीटिंग तय हुई। हम इंडियन है, हमारा संस्कार है, कोई हमको मिलने आते हैं तो हम खड़े होते हैं, उसको गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं खड़ा हुआ, मैं गेट तक उसको लेने के लिए गया, उन्होंने मिलते वक्त हैंडशेक किया। उसका पहला सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। अभी हमारी क्षमता को दुनिया मान्यता दे रही है। ऐसी स्थिति में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है। हमारे सामने आ रही चैलेंज को हमें साथ में मिलके स्वीकारना है। हमें इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन के द्वारा और आगे काम करके हमारी इतनी पुरानी ICMR इंस्टीट्यूट, दोस्तों, हमें जैसा कोवैक्सीन दिया वैसा बहुत कुछ देश आपसे अपेक्षा रखते हैं। ICMR से देश की बहुत अपेक्षाएं हैं, मेरी भी बहुत अपेक्षाएं हैं। दोस्तों, अभी हौसला और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। आप चल पड़े हैं, आप आगे बढ़िए। ICMR को आगे बढ़ना है, लीड लेना है। हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन के लिए सरकार हर संभव आपके साथ है। संसाधन की कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो भी संसाधन की आवश्यकता है, संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार उसमें कभी पीछे नहीं हटेगी। यहां आप सब आज कई प्रकल्प देश को डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि यही भवन में से, चाहे वो बेलगावी में हो, चाहे वो पुणे में हो, चाहे वो यहाँ पर हो, कई ऐसी चीज निकलेगी
जो आपको स्वयं को भी गौरव देगी, आपके इंस्टीट्यूट को भी गौरव देगी और देश को भी गौरव देगी और विश्व कल्याण के लिए उपयोगी होगी। ऐसा रिसर्च और इनोवेशन के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।